अपने देश में पीपीआई की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी, पूरे ही देश या पूरे ज़िले में आपको मीटिंग करना पड़ रहा है? जी, देखा ये गया कि जो इस देश का मूल निवासी 90% समाज है, उसकी असली समस्या क्या, असली समस्या जो है उसकी हमारी जो समझ में आया, जिसका निदान हमने करना की सोचा कि इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो लोकतांत्रिक हो, कोई भी ऐसी पार्टी समाज के लोगों की नहीं है जो लोकतांत्रिक हो। तो इसलिए एक लोकतांत्रिक पार्टी गठन किया गया, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक होने के कारण इस संगठन का रिसर्च विंग ने ये रिसर्च किया कि सुप्रीमो नेतृत्व अपने ही संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग की हत्या करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, जिसके कारण बुद्धिजीवी वर्ग उनके संगठन से अलग होते हैं और इस तरह से संगठन टूटता है और बार बार कई संगठन बनते हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक संगठन की जरूरत हमने महसूस किया और इसलिए कुछ पार्टी ऑफ इंडिया की नेतृत्व की। क्या ऐसा आपको लगता है कि पीपीआई हमारी ही अगला कदम ST SC OBC को ही कुछ ऐसा ही काम करेगी जिससे उनका उत्थान हो सकता है? हमारा उद्देश्य इस देश के संविधान को लागू करना है और संविधान जो है वो हमारे पुरखों फूले, साहू, डॉक्टर अंबेडकर और संविधान में जो लिखा गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है, जिसको ये सरकार बिल्कुल लागू नहीं कर रही है और आज जो है 70 वर्षों तक भी ये लागू नहीं किया। इसलिए हम उस कल्याणकारी जो हमारे उपबंध हैं उनको लागू करके हम इस देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। आपकी पीपीआई का मूल नहीं जो मोटो है, मूल उद्देश्य है, वो जनता के प्रति क्या है आपका? जनता के प्रति उनके अंदर समानता का भाव, उनको सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी, सभी लोगों को एक राष्ट्र समान शिक्षा लाना और साथ ही साथ कमज़ोर वर्गों को जिनको शिक्षित करना है उनको पोषण की व्यवस्था करना, जिससे कि हम भारत को 5 वर्षों में दुनिया का सबसे ज़्यादा शिक्षित राष्ट्र बना सकें। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में आपकी पीपीआई की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति जनता का संगठन बनाना है। हमारा जो है मूल निवासियों का गठबंधन है। कोई एनडीए गठबंधन बना रहा है, कोई इंडिया गठबंधन बना रहा है, लेकिन नेतृत्व जो है वो उनके ही हाथों में है जो आज तक इस देश का कल्याण नहीं करना चाहे हैं। लेकिन पीपीआईडी जो है इस देश के SC ST OBC के समाज का गठबंधन निर्माण करना चाहती है, जिससे उनका कल्याण हो सके। राज कायम करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? हम संविधान का राज कायम करेंगे, उसमें कोई कामापाई नहीं लगाएंगे, कोई कामापाई नहीं लगाएंगे, संविधान को अक्षरशः लागू करेंगे। और चूंकि हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से शुरू होता है, अनुच्छेद 38 में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, अनुच्छेद 51 तक जो लिखा हुआ है वो सारा हमारे लिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के लिए ही रखा गया है। उसके एक एक अनुच्छेद को मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, बड़ा लंबा होगा, उसको आप बोलूंगा। तो हम संविधानवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करेंगे। हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में जो व्यवस्था दी गई है और 300 और जो है 16(4) में जो व्यवस्था दी गई है, जिस व्यवस्था के अनुसार समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो भारत का संविधान कहता है। हम भारत का संविधान लागू करेंगे तो इस देश में सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सभी क्षेत्रों में, अभी जो तुमने 52% का बैरियर लगा रखा है ना, अभी जो 27 का बैरियर लगा रखा है, ये संविधान में नहीं है, ये इनकी दबंगई है। कैसे नहीं मैं बोल रहा हूं। 1931 की जनगणना में
अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15% निर्धारित हुई और उसकी जनसंख्या के अनुसार उसको पूरा का पूरा 15% हिस्सेदारी निर्धारित हुई। शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या 7.5% उस जनगणना में निकली, उसको 7.5% पूरा का पूरा निर्धारित हुआ, 1% तो फिर ओबीसी की जनसंख्या कितनी निकली, तो उसको उसकी जनसंख्या के बराबर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? ये भारत का संविधान कहता है जिसे हम लागू करेंगे तो हमारे लिए हिस्सेदारी निर्धारित होगी। ठीक है साहब, ये दो बिंदु हमारे महत्वपूर्ण रहे जिसको मैंने आपके बीच में। चौथा जो है, तीसरा जो पॉइंट हमारे बीच में है, जो हमारे एजेंडे में है, जो प्रकाशित है, जो निकल रहा है, जो चल रहा है, तीसरा बिंदु है हमारे महापुरुषों का पहला संदेश था शिक्षा। शिक्षा के लिए इन्होंने कहा शिक्षा के बिना हम गुलाम हुए, एक खुले सामने। शिक्षा के लिए समान शिक्षा लागू करके साहू महाराजा ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। शिक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो 3 मंत्र लिखा, 3 मंत्र में ही पहला मंत्र लिखा क्या? शिक्षित। लेकिन भारत सरकार या हमारे यहाँ जो शासक वर्ग है उसको ये पता है, हमारे लोगों को पता है कि शिक्षित बनने पर हमारे देश का, हमारे लोगों का कल्याण होगा, विकास होगा, लेकिन उनको पता है कि शिक्षित बनने पर यहाँ के मूल निवासियों का कल्याण होगा, ये हमारे दुश्मनों को पता। इसलिए वह शिक्षा से हमें रोकने के लिए शिक्षा को असमान रूप से चला रहे हैं, उसकी व्यवस्था को ध्यान नहीं देते। तो इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को हम पूरा करने के लिए एक राष्ट्र समान शिक्षा लागू करेंगे। यूनिफॉर्म एजुकेशन को, यूनिफॉर्म एजुकेशन को यूईसी हमारा लक्ष्य है और हम इसे लागू करेंगे। साथियों अगला पॉइंट हमारा है, तो हमने ये तय किया, हमारे पुरखों ने भी ये तय किया, ये इन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया और स्कॉलरशिप के कारण ही वो लोग पढ़ पाए। हमारे भी SC ST वर्ग के लोग जो आज पढ़े लिखे दिखते हैं वो स्कॉलरशिप के कारण हुआ है। स्कॉलरशिप नहीं होता तो वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो हमने जो तय किया कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के लिए सबसे पहले पोषण जरूरी है। अगर पोषण नहीं तो एजुकेशन, बिना पोषण के एजुकेशन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए पोषण की भी जरूरत है और उस पोषण की जरूरत को हम पूरा करेंगे। उसके लिए पार्टी ने निर्धारित किया है कि हम अनिवार्य शिक्षा करेंगे, समान शिक्षा करेंगे, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे और एक साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो बड़े लोगों के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे हों। और जो गरीब है, जो वीकर सेक्शन है, जो SC ST OBC है, इनके बच्चों को हम 1 से लेकर 5 तक पढ़ने वाले बच्चों को 7,000 रुपए मासिक स्कॉलरशिप देंगे, जो प्रत्येक एक तारीख को उनके खाते में जाएगी। अब आप बताइए कि क्या कोई अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने से वंचित रहेगा? उसको रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो ये हमारी 5 साल के अंदर देश को दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है, जहां 100% साक्षरता होगी, 100%। क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा कि शिक्षा के बिना तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, इसलिए हम पुरखों को मानने वाले लोग हैं, उनकी बात को मानने वाले लोग हैं। और आगे बढ़ते हैं, 4 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को हम 10,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि पोषण के बिना एजुकेशन नहीं हो सकता और इससे कम में पोषण नहीं हो सकता, इससे कम में पोषण नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 10,000 रुपए देंगे और 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को 12,000 रुपए और उससे उच्च शिक्षा जाने वालों को हम 15,000 रुपए महीने की छात्रवृत्ति देंगे। और इस तरह से हम पूरे राष्ट्र को दुनिया का सबसे शिक्षित राष्ट्र केवल 5 साल में बनाएंगे। आप पूछोगे कैसे करोगे भाई?
ये तो मोदी जी भी ज्यादा डपोफिन थी बोल रहे थे। अरे भाई वो दे सकता था 15 लाख, लेकिन नियत में नहीं था। उसने भी गिनाया था कि हम कहां से लाएंगे और कहां से नहीं, ऐसा कह रहा था ना। अरे इतना लाएंगे, इतना तो यूं ही मिल जाएगा, ऐसा बोला था वो। लेकिन उसकी नियत में नहीं है हमारे लिए कुछ करना, लेकिन हमारी नियत में है हमारे लिए कुछ करना, तो हम दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? भारत देश दुनिया के 136 देशों में से 100 शिक्षा के मामले में 135 देशों से पीछे। कितना? 135 देशों से पीछे है। मतलब हमारा देश 136वें स्थान पर क्यों है? दुनिया में क्या है? और निजीकरण इस देश की जनता का सरकारी संपत्तियों पर जो मालिकाना अधिकार है, जो बराबर का मालिकाना अधिकार है, उस बराबर के मालिकाना अधिकार से बेदखल करने का षड्यंत्र है। आपको सरकारी जैसे कि मनुस्मृति के अनुसार आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत के कानून के अनुसार आप इस देश की सरकारी संपत्तियों पर 90% हिस्से का हकदार हो, जो मनुस्मृति इजाजत नहीं देती। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? इसको खत्म करने के लिए ये निजीकरण व्यवस्था लाई गई है, जिससे आपका सरकारी संपत्तियों का अधिकार खत्म होगा और जो लोग उस सरकारी संपत्तियों को खरीदेंगे वो उसके मालिक होंगे, आप उसके मालिक नहीं होंगे। आज आप उसके मालिक हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को काउंटर किया जाएगा, क्योंकि हम सरकारी संपत्तियों का पुनः राष्ट्रीयकरण करेंगे और उनमें अपने लोगों को पूरी हिस्सेदारी देंगे। जितनी उनकी हिस्सेदारी बनती है, उसकी जो बोनस निकलती है वो हमारे लोगों को बंटना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा हमारा संकल्प है। और अंत में हम चूंकि महिलाओं के साथ हमेशा जो है वो बर्बर किस्म का व्यवहार होता रहा है, बर्बर किस्म का व्यवहार होता रहा, चाहे आदिकाल हो चाहे आज हो। इन्हें बेचा जाता था, इन्हें खरीदा जाता था, इन्हें जुए में हार दिया जाता था, इन्हें मार दिया जाता था, इनकी बलि दे दी जाती थी, इनके पास इनके नाम से कोई संपत्ति नहीं होती थी। भारत के संविधान ने जो दिया है, इनको बराबरी का अधिकार दिया है। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इस देश के सभी क्षेत्रों में फिर से सुनिए, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी देने का हमारा संकल्प है। हमने अपना एजेंडा अपनी कार्यकारिणी में पास किया। और ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है जो हम इसको बदल सकें। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी का हाउस में लिया गया लोकतांत्रिक निर्णय है, जिसको अब कोई दूसरा नहीं बदल सकता। बदलेगा तो हाउस बदलेगा, दूसरा इसको अगर पालन करने से डिनाई करेगा तो फिर वो उस हाउस में नहीं रहेगा, वो संगठन में नहीं रहेगा, वो विरोधी होगा, वो बागी होगा। इसलिए हम इन एजेंडों को लागू करेंगे। ये हमारा